आज का जो विषय है वो बहुत ही आंखें खोल देने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो भी लॉज, जीरोक्स लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जितने भी लॉ बताए गए हैं उसमें एक इनकम्प्लीटनेस है, अधूरापन है। अधूरापन ये है कि एनर्जी जो है यूनिवर्स में आई कहाँ से, एनर्जी जो है यूनिवर्स में आई कहाँ से, और ये जाती कहाँ है। तो फ्लो तो एनर्जी का सेकंड लॉ में बताया गया, फ्लो ऑफ एनर्जी। लेकिन एनर्जी अपना काम करने के बाद ये जाती कहाँ है। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, व्हाट इज द, कहना चाहिए, पूल, एनर्जी पूल ऑफ द यूनिवर्स। वो एनर्जी पूल, वो एनर्जी सोर्स क्या है जिससे कि सारी एनर्जीज निकलती हैं और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होती हुई और वर्क डन करती है। वर्क डन माने जो भी एनर्जी मैटर इंटरेक्शन है वो होता है, उसे वर्क डन कहते हैं। वो कई तरीके का वर्क डन हो सकता है। वो मैकेनिकल वर्क डन भी हो सकता है और वो केमिकल वर्क डन भी हो सकता है और वो थर्मल मीन्स हीट का वर्क डन भी हो सकता है। तो आज हम ये जानेंगे व्हाट इज द फिफ्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिफ्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट स्टेट्स दैट energy is a conscious organism. It states that energy is a conscious organism and it has cyclic property. It has cyclic property. मतलब ये है कि ये कॉन्शियस है, उसमें माइंड है और वो साइकिल के फॉर्म के अंदर वर्क करती है, साइकिल के फॉर्म पे। तो जो टोटल यूनिवर्स का, जिसे हम एंट्रोपी कहते हैं, वो एंट्रोपी जो है वो हाई एनर्जी ऑर्डर स्टेट से यूनिवर्स लो एनर्जी ऑर्डर स्टेट की तरफ जाता है। लेकिन जो सिस्टम है, सिस्टम में जो एनर्जी है वो एक साइक्लिक फॉर्म में चलती है। सिस्टम में जो एनर्जी है वो साइक्लिक फॉर्म में चलती है और वो रीयूज होती है। वो साइकिल फॉर्म में चलती है और वो रीयूज होती है। तो एनर्जी का जो साइकिल है आज हम उसे बता रहे हैं। ये चार्ट देखिए। इस चार्ट में जो जब यूनिवर्स नहीं था तब एनर्जी टैक्यॉन के फॉर्म में थी, तब एनर्जी टैक्यॉन के फॉर्म में थी। फिर जब यूनिवर्स क्रिएट होता है तो टैक्यॉन जो होता है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में ब्रेक होता है। तो जो एनर्जी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो है एनर्जी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। ये माइंड और मास का सबसे छोटा पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है। इस पे माइंड पाया जाता है और ये बात करता है। तो जितने भी एनर्जी पार्टिकल्स हैं ये आपस में बात करते हैं। इस बात की प्रतिक्रिया को कहते हैं एटॉमिक ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो इसने अपना रूप बदला तो पहला पार्टिकल बना प्राइमरी बोसॉन। प्राइमरी बोसॉन के बाद सेकेंडरी बोसॉन। तो सेकेंडरी बोसॉन जो है वो वेक्टर बोसॉन, फोटॉन, ग्लूऑन एंड हिग बोसॉन। तो
कि 4 बोसॉन बने, तो एनर्जी साइकिल के अंदर जब हम बात करेंगे तो फोटॉन की बात करेंगे। वैसे सभी बोसॉन जो है वो साइक्लिक वे में वर्क करते हैं। तो एक तरफ जब बोसॉन बने तो दूसरी तरफ फर्मियन बना, तो 2 गॉड पार्टिकल मिलके प्राइमरी फर्मियन बनाते हैं जिसे ग्रेविटॉन कहते हैं। और ग्रेविटॉन के अंदर प्राइमरी बोसॉन जब एनर्जी पूल ऑफ द यूनिवर्स के रूप में फीड किए जाते हैं तो वो इनर्जाइज ग्रेविटॉन हो जाता है। इनर्जाइज ग्रेविटॉन is the source of all energy of the universe. Energized graviton is the source of all energy of the universe. तो energized graviton और हिग बोसॉन जब बन गए तो इसके बाद लेप्टोक्वार्क पार्टिकल बने। तो लेप्टोक्वार्क के ऊपर जो चार्ज आया वो इनर्जाइज ग्रेविटॉन के पूल से आया, इनर्जाइज ग्रेविटॉन के पूल से आया और वहाँ पे एक फील्ड बनी, चार्ज की फील्ड। इसी तरह वहाँ मैग्नेटिक डायपोल बना। तो चार्ज और मैग्नेटिक डायपोल जो पार्टिकल का है उसकी सोर्स ऑफ एनर्जी इनर्जाइज ग्रेविटॉन है। फिर क्या होता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये जो चार्ज और मैग्नेटॉन्स होते हैं ये डिफरेंट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होते हैं एनर्जी मैटर इंटरेक्शन के द्वारा। तो उसके बाद ये हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो जितनी भी एनर्जी के अदर फॉर्म्स है उसमें ये ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो ये कॉन्शियस है, ये माइंड से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। इनके पास ऑर्डर आता है मैटर से और ये ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो जो हीट है, हीट जो है वो एनर्जाइज ग्रेविटॉन से जो प्राइमरी बोसॉन्स है वो ट्रांसफॉर्म होकर हीट पार्टिकल बनाते हैं, हीट फोटॉन। और हीट का फ्लो जो है वो हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखते हैं कि हीट जो है इज ए स्टेट जो उसकी टेम्परेचर बताता है। टेम्परेचर जो है हीट का पैरामीटर है जानने का। तो हीट जो है वो हीट कंटेंट ऑफ द बॉडी। तो हीट जो है वो जब बॉडी में हीट हो जाती है जिसे हम टच करके देखते हैं, तो हीट जो है जिसे हम टच करते हैं वो बेसिकली माइंड है, वो कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म है। और हीट मीन्स माइंड, कोड पीसीपी। तो इसी तरह हर एनर्जी पार्टिकल का जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग है। चार्ज की जो कॉन्शियसनेस है, हीट प्रॉपर्टी, चार्ज की जो प्रॉपर्टीज अलग है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की प्रॉपर्टीज अलग है, हीट की प्रॉपर्टीज अलग है, मैग्नेटिक डायपोल की प्रॉपर्टीज अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टीज अलग है, साउंड की प्रॉपर्टीज अलग है। तो इसमें जो एक्टिवेटेड कॉन्शियसनेस है वो अलग अलग है, एक्टिवेटेड कॉन्शियसनेस अलग अलग है, एक्टिवेटेड कॉन्शियसनेस कोड पीसीपीज है वो अलग अलग है। ये आप जब एटॉमिक जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो जानेंगे कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ बोसॉन है वो कैसे डिफरेंट। तो इसको डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, इसको डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं कि फोटॉन जो है वो उसके अलग अलग काम बने। तो जब फोटॉन का काम खत्म होता है तो फिर वो वापस एनर्जी पूल ऑफ द यूनिवर्स में चला जाता है।
तो एनर्जी पूल ऑफ द यूनिवर्स जो एनर्जाइज ग्रेविटॉन में है, जो कि लेप्टोकोर के अंदर है स्टफ, वहाँ से एनर्जी निकलती है चार्ज के रूप में और मैग्नेटिक डायपोल के रूप में। फिर उसके बाद वो और एनर्जीज में वो ट्रांसफॉर्म होती है, और जब उसका एनर्जी मैटर इंटरेक्शन वर्क डन पूरा हो जाता है तो फिर वो वापस एनर्जी पूल ऑफ द यूनिवर्स में चली जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि सिस्टम की कोई भी एंट्रोपी नहीं होती। सिस्टम में अंदर एक साइक्लिक एक्टिविटी है, कोई भी डिसऑर्डर नहीं है। एनर्जी जो है उसका फ्लो एक साइक्लिक है और वो रीयूज होती है, वो रीयूज होती है। तो वो सिस्टम माइक्रो पार्टिकल भी हो सकते हैं, वो सिस्टम मैक्रो पार्टिकल जैसे अर्थ, प्लेनेट, सन, मून। तो हर जगह एनर्जी का जो फ्लो है, चाहे हीट के फॉर्म में हो चाहे किसी के भी फॉर्म में हो, वो साइक्लिक है। और एनर्जी मैटर इंटरेक्शन ये माइंड से डिजाइन होता है, एनर्जी मैटर इंटरेक्शन ये माइंड से डिजाइन होता है। तो बेसिक चीज ये है कि हमारी बॉडी में हीट की जरूरत क्यों है, हमारी बॉडी में हीट की जरूरत क्यों है, हमारी प्लेनेट को हीट की जरूरत क्यों है। हीट की जरूरत इसलिए है कि जो फ्लो ऑफ थॉट, जो फाइन ट्यूनिंग लाइफ की करी गई है, हमारी बॉडी की जो लाइफ की ट्यूनिंग की गई है, जो फ्लो ऑफ थॉट्स है, वो एक टेम्परेचर पे बेस्ट थॉट है, वो एक टेम्परेचर पे अपना बेस्ट थॉट फ्लो करते हैं जिससे कि हम अलाइव रहते हैं। अगर बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा, बॉडी का हीट कंटेंट फ्लक्चुएट करेगा, तो थॉट जो होंगे वो फ्लक्चुएट करेंगे और हम जो है जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो नहीं दे पाएंगे। हमारी बॉडी जब हाइपरथर्मिया में होती है तो परफॉर्मेंस गिर जाती है, और जब हमारी बॉडी हाइपोथर्मिया में होती है तो जो थॉट का फ्लो होता है बेस्ट, वो गिर जाता है। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे लाइफ के थॉट का बेस्ट फ्लो फाइन ट्यून किया गया है, जो इन्होंने फाइन ट्यून किया, हाई सेंटर ने फाइन ट्यून किया है। तो इसलिए इस हीट जो है उसका एक स्पेशलाइज्ड वर्क है। हीट जो है एनर्जी का एक स्पेशलाइज्ड वर्क है, और वो स्पेशलाइज्ड वर्क ये है कि टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट मेंटेन रखना, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी मेंटेन रखना। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइंड से कंट्रोल होता है, लेकिन हीट कंटेंट अगर नहीं होगा तो लाइफ की जो एक्टिविटी है, ह्यूमन लाइफ, हम लोग वार्म ब्लडेड है, तो थॉट का बेस्ट फ्लो, ब्रेन का जो वर्क हमारा कर रहा है, ये एक वार्मनेस पर काम कर रहा है। एक टेम्परेचर पे हमारे थॉट्स, लाइफ के थॉट्स की वर्क करते हैं, तो इनका जो फ्लो है, जो एनर्जी मैटर इंटरेक्शन बॉडी में हो रहा है, वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे बेस्ट है, उसकी फाइन ट्यूनिंग इन्होंने करी है। तो इसलिए हमारी बॉडी हीट जनरेट करती है। हमारी बॉडी हीट कैसे जनरेट करती है? जो एटीपी है, केमिकल एनर्जी, वो चार्ज एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होते हैं, और चार्ज एनर्जी हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है। तो हमारी बॉडी हीट रेडिएट करने लगती है, और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, हीट कंटेंट पे एक ऑप्टिमम टेम्परेचर 98.4 फ़ारेनहाइट पे हम सेटल्ड होते हैं। ये सब थॉट से सेटल किया गया है।
और उस टेम्परेचर पे बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, बायो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जो थॉट एक्सप्रेशन है वो बेस्ट होता है। तो ये अगर लॉ है तो इसका एंटी लॉ भी है। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी है जिनमें फ्लो ऑफ थॉट लेस हीट पे होता है, जिनमें फ्लो ऑफ थॉट, लाइफ का जो फ्लो ऑफ थॉट है वो कोल्ड पे होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर लॉ है तो उसका एंटी लॉ भी है। तो ये फाइन ट्यूनिंग हाई सेंटर द्वारा बनाई गई है। तो इसी तरह ये ग्रेविटॉन्स, इनर्जाइज ग्रेविटॉन्स, ये ग्रेविटी फील्ड बनाते हैं और ये ग्रेविटी फील्ड बना के ये ग्रेविटी इफेक्ट देते हैं। तो इनके दो काम हैं। एक तो ये स्मॉलेस्ट बैटरी ऑफ द यूनिवर्स है, इनर्जाइज ग्रेविटॉन स्मॉलेस्ट बैटरी ऑफ द यूनिवर्स है। ये सोर्स ऑफ द एनर्जी, जो सन के अंदर एनर्जी का सोर्स है वो इनर्जाइज ग्रेविटॉन है, ना कि न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन जो मास डिफेक्ट है वो एक गलत हाइपोथेसिस है और मास एनर्जी में नहीं कन्वर्ट होता है। तो वो चीज़ जो है, एनर्जी जो सन की है, चाहे हीट हो चाहे लाइट हो, उसका सोर्स एनर्जाइज ग्रेविटॉन है। तो ग्रेविटी का जो इंटरेक्शन है वो भी एनर्जाइज ग्रेविटॉन करते हैं। ये भी कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म है और ये लेप्टोकॉर्क से बाहर निकलते हैं। ये लेप्टोकॉर्क से, ये जो कॉर्क से बाहर निकलते हैं, लेप्टॉन से यानी कॉर्क से ही बाहर निकलते हैं और ये प्रोटॉन की ग्रेविटी फील्ड बनाते हैं। तो जब प्रोटॉन की ग्रेविटी फील्ड बनती है तो ये ग्रेविटी इफेक्ट देना शुरू करते हैं। तो ये भी साइक्लिक है कि जब इनका काम खत्म हो जाता है तो ये फिर क्वार्क के अंदर वापस आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो बोसॉन की साइकिल हो और चाहे वो फर्मियंस की साइकिल हो, हर चीज़ साइक्लिक है। कोई भी एंट्रोपी सिस्टम की एंट्रोपी नहीं है। एंट्रोपी के माने है कि वो डेड की तरफ जा रही है, एंट्रोपी के माने है कि वो डेड की तरफ जा रही है। कोई चीज़ डेड की तरफ नहीं जाती है, वो जो है एक साइक्लिक है, लेकिन कभी कभी वो स्लीप की तरफ जाती है, डेड की तरफ नहीं, वो स्लीप की तरफ जाती है। अब हम आ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर किसी चीज़ में नहीं है तो वो डेड स्टेट में नहीं है, वो जो है स्लीप स्टेज में है। तो इसको हम अगर बीज में देखें, बीज में सीड के अंदर देखें तो सीड में ना ही कोई मैकेनिकल एक्टिविटी है, ना ही कोई केमिकल एक्टिविटी है, ना ही कोई थर्मल एक्टिविटी है, और सीड जो है वो एक डॉर्मेंट स्टेज में है। तो इट इज़ नॉट ए डेड सीड, सीड कभी डेड नहीं होता है। और उसको जब हम पानी में, जमीन में उसको बोते हैं तो जर्मिनेशन होता है, तो एराउजल हो जाता है और मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्स में जो एंट्रोपी है वो टोटल यूनिवर्स की हाई एनर्जी ऑर्डर स्टेट से लो एनर्जी ऑर्डर स्टेट की तरफ जरूर जाता है, लेकिन सिस्टम में कोई भी एंट्रोपी नहीं है। सिस्टम जो है वो साइक्लिक है। इसी तरह डेड स्टेट नाम की कोई चीज़ नहीं है, डेड स्टेट नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो जो है इट इज़ ए स्लीप स्टेज, उसको कहते हैं डॉर्मेंट स्टेज। डॉर्मेंट माने स्लीपिंग स्टेज। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर एब्सोल्यूट ज़ीरो पे मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल
इक्विलिब्रियम जीरो होता है, डेड हो जाता है, वो डेड नहीं होता है, वो डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है। सिस्टम जो है वो डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है सीड की तरह, और वो थॉट एक्सप्रेशन रोक देता है। उसको कहते हैं स्लीपिंग स्टेज ऑफ द यूनिवर्स। तो जब यूनिवर्स नहीं था तो टैक्याउन्स थे, वो स्लीपिंग स्टेज में थे, वो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में थे। मीन्स ना ही कोई मैकेनिकल हलचल थी, ना ही कोई केमिकल हलचल थी, ना ही कोई थर्मल हलचल थी, और वो थॉट का एक्सप्रेशन बहुत कम था, 1% था, तो उसको स्लीपिंग स्टेज कहते हैं। तो आज हम सीख रहे हैं फिफ्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि जो एनर्जी है वो कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म है, और वो साइक्लिक है, और वो एनर्जी जो है एनर्जी पूल ऑफ द यूनिवर्स से एनर्जी बाहर निकल रही है, और कई फॉर्म में होती हुई वो फिर एनर्जी पूल में चली जाती है। तो इसी तरह हिग बोसॉन भी एनर्जी पूल से बनते हैं और एनर्जी पूल में चले जाते हैं। तो हर चीज़ साइक्लिक है, और ये कॉन्शियस है, दे ओबे ऑर्डर। ये फाइन ट्यूनिंग हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स ने करी है। तो जो भी लॉ है थर्मोडायनेमिक के, वो माइंड से काम करते हैं। थर्मोडायनेमिक के लॉज माइंड से काम करते हैं। चाहे जीरोस लॉ इक्विलिब्रियम का, वो माइंड से काम कर रहा है। चाहे फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो माइंड से काम कर रहा है। चाहे सेकंड लॉ हो, फ्लो ऑफ एनर्जी, माइंड से काम कर रहा है। और चाहे थर्ड लॉ हो, जिसमें कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे एंट्रोपी जीरो हो जाती है, वो सब माइंड से काम कर रहे हैं। तो इसी तरह ये फिफ्थ लॉ आ गया। तो फिफ्थ लॉ कहता है कि एनर्जी इज ए कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म एंड इट हैज साइक्लिक प्रॉपर्टी। तो ये एनर्जी पूल ऑफ द यूनिवर्स से एनर्जी निकलती है, और हर फॉर्म के अंदर वो अपना काम करती है, डिवीजन ऑफ लेबर, एनर्जी मैटर इंटरेक्शन, और नए नए थॉट का फ्लो होता है, तो कल्याण होता है, नई नई चीज़ें बनती हैं, नए नए इफेक्ट आते हैं। हीट का जो है वो बॉडी, हमारी बॉडी में हीट का होना जरूरी है, क्योंकि हमारे सर्वाइवल के लिए जो फ्लो ऑफ थॉट्स हैं वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे फाइन ट्यून किए गए, वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे फाइन ट्यून किए गए। तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है, वहाँ पे टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर है। हमारा जो हाइपोथैलेमस है वहाँ पे टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर है। तो बॉडी का टेम्परेचर थॉट से डिज़ाइन होता है। बॉडी का टेम्परेचर, वो सेंटर जो है वो थॉट से डिज़ाइन करता है। जब भी हाइपोथर्मिया होता है तो शिवरिंग होती है, तो टेम्परेचर बढ़ता है, और जब भी हाइपरथर्मिया होता है, गर्मी लगती है, तो स्वेटिंग होती है। तो ये कंट्रोल जो है हाइपोथैलेमस में टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर है, जो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स से बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। तो आप बॉडी टेम्परेचर जब आप पढ़ेंगे, उसका कंट्रोल पढ़ेंगे, तो पाएंगे कि बॉडी को एक नॉर्मल टेम्परेचर पे उसका जो है फाइन ट्यूनिंग हुई है, ताकि जो लाइफ के थॉट्स हैं वो बेस्ट फ्लो करें और हम सरवाइव करें, जिससे कि हमारा कल्याण होगा। धन्यवाद, धन्यवाद।